प्यारे साथियों नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर का अगला टॉपिक, जिसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो कि जैसे लॉ रखी होती है सब लोगों ने दीवार पे, स्कूल में भी आपके हो सकता है, इधर कहीं क्लासरूम में कहीं पर लगी हुई हो, एलिमेंट्स बने हुए रहेंगे उसमें 118 एलिमेंट्स जिनकी हम बातें कर रहे थे। तो ये टॉपिक कायदे से देखा जाए तो हमारे चैप्टर का आखिरी टॉपिक होने वाला है। फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लेंगे और फिर उनके अगले लेक्चर्स में जो है नया कोई चैप्टर शुरू करेंगे। तो आ जाइए शुरू करते हैं अपन बिना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले बहुत प्यारा सा छोटा सा टॉपिक है, और जैसा कि हम आपको हमेशा इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं तो एक बार फिर से अभी एक इंटरेस्टिंग बात बताएंगे। तो नई जो पीरियोडिक टेबल है, जो फाइनल है, जो हमें थोड़ी बहुत याद करनी है, वो किसने बनाई है? उनका नाम है हेनरी मोजले। ये बहुत छोटी उम्र के इंसान आपको मेरे बाईं ओर दिख रहे होंगे, यहाँ पर किताब पढ़ रहे हैं। तो इनके बारे में जीवन में कुछ ऐसी घटना हुई थी जो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगी। तो वो क्या है? पहली बात तो सुन लीजिए, कौन थे ये? एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे, और ये एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट थे। मतलब कहने का मतलब है, दो तरह के हमारे पास में फिजिक्स में साइंटिस्ट होते हैं। एक तो होते हैं थियोरेटिकल, थ्योरी में बात करते हैं। जैसे आपने थॉमसन का लास्ट ईयर जो है एटॉमिक मॉडल पढ़ा होगा, जे थॉमसन या कोई और, तो वो थ्योरी में ऐसा होगा, एटम ऐसा हो। ये कैसे हैं? करके दिखाते हैं कि भैया ऐसा होता है, देखो एक्सपेरिमेंट कर करके दिखा देते हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल जो है फिजिसिस्ट थे, कमाल के इंसान थे, और इन्होंने ही क्या दिखाया था? एक्सपेरिमेंट करके साबित किया था कि जो भी एलिमेंट है ना, उसकी प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास में सबसे अच्छा जो मेजर है वो एटॉमिक नंबर है। कहने का मतलब ये है, अभी अपन आगे देखेंगे डिटेल में, कि अभी तक जो साइंटिस्ट लोग थे वो क्या हर बार बोलते थे एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा दो एलिमेंट्स को। इन्होंने बोला ना 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 ना, यही गलती है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया और बोला कि नहीं, आप उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के सीक्वेंस में जमाओ तो ज्यादा बेहतर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इनके जीवन में क्या हुआ था, ये देखो, बर्थ ईयर इनका 1887 है और 1915 डेथ है, मतलब बहुत छोटी आयु में डेथ हुई थी। और जिस वक्त तक हम बात कर रहे थे 1906 में मेंडलीव को नोबेल प्राइज मिलने की बातें चल रही थी, उस वक्त तक तो ये शायद कॉलेज वगैरह में थे कहीं पर। फिर उसके बाद में इनको क्या हुआ था कि आप इस एरा को देख करके सोच पा रहे होगे कि 1914 से लेकर के 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी, और ये इंग्लिश ही थे, वो यूके साइड कहीं रहते थे। तो कहने का मतलब ये है कि इनको इनकी कंट्री ने उस समय पर जो है वर्ल्ड वॉर 1 में भेज दिया था अपनी आर्मी की तरफ से। अब आप सोचोगे कि भैया तो सर साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट लोगों को भी भेज देते थे क्या? तो पहले के ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि अगर फोर्स कम पड़ती थी ना, तो सबको बोलते थे कि देश में जो भी हैं 18 साल से बड़े वो सब चले जाओ आर्मी में, फिर जाना पड़ता था। तो ये हालांकि वहाँ पर एक कम्युनिकेशन मैनेजर की पोस्ट निभा रहे थे। मतलब ऐसे होता है ना, ऐसे मान लो वॉकी टॉकी चल रहा है कि नहीं चल रहा, रेडियो की सिग्नल्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ऐसा कुछ मान लो। तो कुल मिलाकर के वहाँ पर इनको जो है गोली लगी थी। एक टर्किश स्नाइपर समझते ना, जो बहुत दूर से बंदूक से निशाना मारते हैं, उन्होंने इनको गोली मार दी थी और इनकी वहां पर हत्या हो गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि देखो कि इन्होंने मतलब वहां पर भी अपने देश के लिए कुछ कर दिखाया, मतलब पीछे नहीं हटे कि नहीं मेरा तो काम नहीं है, मैं क्यों जाऊं, और ये आर्मी में। तो आज हमें भी हमारी कंट्री को हमारी बहुत ज़्यादा अच्छे से ज़रूरत है, हर सेक्टर में ज़रूरत है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इनसे इंस्पिरेशन लेंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करेंगे ज़रूर से। वैसे अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। ये जो मैंने बात अभी तक आपको बताई उसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछते ऐसी बातें। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 1913 में हेनरी मोजले ने दिखाया था कि एटॉमिक नंबर जो है ना किसी भी एलिमेंट का, वो ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसके बजाय कि एटॉमिक मास के। मतलब कहने का मतलब इनका यही था, एटॉमिक मास को छोड़िए, आप एटॉमिक नंबर से काम लीजिए। और इन्होंने इसीलिए फिर क्या हुआ, फ्यूचर में मेंडलीव की जो हमारी पीरियोडिक टेबल थी ना, उसमें हमने जो पीरियोडिक लॉ पढ़ा था मेंडलीव का, उस लॉ में क्या था, क्या वर्ड यूज हुआ था? एटॉमिक मासेस। तो उसको मॉडिफाई कर दिया उस लॉ को, और नया लॉ बना दिया, और उस लॉ में उस वर्ड की जगह क्या लिख दिया हमने? एटॉमिक नंबर। तो नया पीरियोडिक लॉ बना, जिसको हम लोग देखो क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। एग्जाम में आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, राइट डाउन इन फ्यू लाइंस और सो। 2 लाइन का है वैसे भी, क्या है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है वैसे भी। तो क्या है, देखो नया पीरियोडिक लॉ जो हमें रट लेना है, जैसे कि मेंडलीव का हमने याद कर लिया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर।
अब इस पूरे को मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आपको पता है, लास्ट क्लास में अपन अच्छे से समझे थे कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वो केमिकल प्रॉपर्टी भी हो सकती है और वो फिजिकल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। आर अ पीरियोडिक फंक्शन, ये कैसे हैं? पीरियोडिक फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन है जो रिपीट होता है, एक ऐसा रिलेशन है जो रिपीट होता है, पीरियोडिक है नेचर में, वापस से सेम प्रॉपर्टी वाले अपने आप आ जाएंगे एलिमेंट्स। आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ क्या, किसका? देयर एटॉमिक नंबर। बस वहां क्या था? एटॉमिक मासेस था, और यहां क्या है? एटॉमिक नंबर है। बस इतना सा फर्क है आपको, बाकी सब कुछ सेम है। अब यहां देखो, आगे देखो, आगे अगर हम चल रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जो एटॉमिक नंबर है ना, वो हमें क्या दे रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर क्या होता है असल में? कि किसी भी एलिमेंट का जो एटम है उसमें कितना प्रोटॉन है। प्रोटॉन कहां होता है? अंदर न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन कहां होता है? बाहर घूम रहा होता है। तो बोला जितना प्रोटॉन है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, ऐसा लिखा है हमने यहां पर। और ये नंबर इंक्रीज होता है 1 से, 1 नंबर से। जब हम पीरियोडिक टेबल में एक यूनिट आगे चलते हैं, मतलब एक स्टेप आगे चलते हैं, तो ये 1 से इंक्रीज होता है। जैसे हाइड्रोजन से हीलियम पे जाते हैं तो एक प्रोटॉन बढ़ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है हालांकि। फिर हीलियम से जब हम अगले पे जाते हैं, लिथियम पे जाते हैं, तो फिर एक और प्रोटॉन और एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। तो एक एक करके बढ़ता है, ऐसा नहीं होता कि आधा बढ़ जाएगा, कभी 0.5 बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। फिर हम यहां पर क्या कह रहे हैं कि एलिमेंट्स when arranged in order of increasing atomic number z, जब भी हम एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के सीक्वेंस में अरेंज कर रहे हैं, तो हमें जो नया क्लासिफिकेशन मिलता है, नई पीरियोडिक टेबल मिलती है, उसको हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक केवल आपको एक ही चीज याद करनी है, और वो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, दैट्स इट। बाकी तो चीजें समझने वाली हैं अभी तक। अब आ गए अपन बहुत शॉर्टकट में ही मेरिट्स पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, कि क्या क्या खास बातें। तो देखो, ये पूछ सकता है हमसे एग्जाम में, मेरिट्स लिखो, तो पहली मेरिट सिमिलर लिखेंगे अपन। जैसे क्या है पहली मेरिट? कि नई वाली जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं हमारे पास, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके 18 तक है, और 7 रोज हैं हॉरिजॉन्टल। देखो दिखाऊं मैं आपको, यहां देखो, ये देखो 18 तो ऐसे हैं, 1 2 3 4 5 करके ऐसे ऐसे यहां तक 18 है, और 7 रोज हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन यहां पर आ रहा होगा कि सर फिर ये 2 रोज अलग से क्यों बनी हुई है यहाँ पे, ये इनमें ही होनी चाहिए फिर। सही बात है, तो देखो इनको यहां से लिया है दरअसल अलग से। 56 फिर 57 वाला एलिमेंट ये है, 88 89 वाला एलिमेंट है, तो ये पूरी दोनों यहां आ रही है यहां। तो ये आप तो यूं समझ लो कि अगर मान लो इनको यहां फिट कर देते तो पीरियोडिक टेबल कितनी बड़ी हो जाती, कहाँ आती नहीं, इस बोर्ड में ही नहीं आते, फिर तो पेपर पूरी दीवार में बनवानी पड़ती पीरियोडिक टेबल। वैसे कारण कुछ और है, ये लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की अलग सीरीज है, जिनके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि इनको अलग से हमने क्यों रखा है। ठीक है, क्लियर हुई आपको वाली बात? तो आ जाओ, चलो देखो इधर पीछे चलते हैं वापस से अपन, जो अपनी दूसरा देखो अपने पास में मेरिट क्या है। ऑल द एलिमेंट्स इन अ स्पेसिफिक ग्रुप कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल, ये हमें एग्जांपल दे रखा है फ्लोरीन और क्लोरीन का। मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है, कि किसी भी ग्रुप में अगर हम देखेंगे ना, जैसे कि ये ग्रुप है भाई, जैसे ये जो ऐसे बने हुए ना, इनको हम लोग या तो बोल रहे हैं ग्रुप्स, ये ग्रुप बोलते हैं इनको हम लोग, या कॉलम भी बोलते हैं। कॉलम का मतलब क्या होता है? खंबा। अपने स्कूल में होंगे ना, ऐसे जैसे गैलरी होती है तो गैलरी में कॉलम्स लगे हुए होते हैं, कॉलम मतलब खंबा। तो ये खंबे हैं, इसमें 18 खंबे हैं, और इसको ग्रुप भी बोल रहे हैं अपन। और ऐसे वालों को रोज बोल रहे हैं या पीरियड्स बोल रहे हैं। तो कोई भी आप लोग कॉलम देखोगे या ग्रुप देखोगे ना, उन सब में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। कोई सा भी उठा लो, इन सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होगा, इन सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होगा। फॉर एग्जांपल अपन फर्स्ट वाले को ले लेते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये वाला ग्रुप देखना आप ध्यान से, यहां ध्यान दो। ये हाइड्रोजन बनाया अपन ने, फिर उसके नीचे लिथियम है, फिर उसके नीचे सोडियम है, फिर और भी हैं लेकिन उनको नहीं ले रहे अपन। हाइड्रोजन के सबसे बाहर आउटर मोस्ट जो शेल है, जो ऑर्बिट है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 दिख रहा है, थोड़ा छोटा है लेकिन दिख रहा होगा, ये ग्रीन बनाया इधर अपन ने। फिर लिथियम देखो कितना है, आउटर मोस्ट में कितना है? 1। हालांकि लिथियम 3 नंबर पर आता है, तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास में लिथियम के पास में, वो कितने हैं? 3 है। ठीक है, लिथियम के पास में, तो उनमें से 2 तो पहले वाले ऑर्बिट में आ जाते हैं, एक जो बचता है इलेक्ट्रॉन वो सेकंड ऑर्बिट में आता है, तो बाहर वाले में कुल मिलाकर के सेम है। फिर आप देखोगे उसके नीचे सोडियम आ रहा है, जिसके जो कि कितने नंबर पर है? 11 नंबर पर, और इसके पास में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
तो 11 में देखोगे पहले में 2 हैं, फिर दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फिर लास्ट वाले ऑर्बिट में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो कहने का मतलब है लास्ट वाले में यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है। इवन अगर इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को हम देखेंगे, पोटेशियम को, रुबिडियम को, सीजियम को, फ्रेंजियम को, उन सब में कितना इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, 2 नहीं 1, ये ऐसे नहीं 1। समझ आई आपको वाली बात? इट्स वेरी सिंपल। तो अब देखिए यहां पर और आगे क्या दे रखा है हमें, एग्जाम्पल हमें किसका दे रखा था यहाँ पर, इसके लिए क्लोरीन और फ्लोरीन का। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कि क्लोरीन और फ्लोरीन जो है कौन से ग्रुप में बिलोंग करते हैं, ग्रुप नंबर 17 में बिलोंग करते हैं, और उनमें भी जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम है। तो आप चाहें तो मैं आपको बना करके दिखा सकता हूँ यहाँ पर क्लोरीन और फ्लोरीन। ये देखिए यहाँ पर है अपना क्लोरीन और फ्लोरीन, ये नंबर 17 वाला ग्रुप है, ये रहा फ्लोरीन, ये रहा क्लोरीन। तो अगर अपन इनको बना करके देखना चाहें तो बहुत आसानी से देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये है अपना फ्लोरीन, तो फ्लोरीन कितने नंबर पर आता है, 9 नंबर पर आता है। मतलब इसके पास में कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन है, 9। तो 9 ही प्रोटॉन है इसके पास में और 9 इलेक्ट्रॉन है। और ये क्लोरीन को अगर अपन देखें तो ये 17 पर आता है, 17 प्रोटॉन है और 17 इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसके जब अपन ने इलेक्ट्रॉन्स को जमाना शुरू किया तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, दूसरे वाले ऑर्बिट में 7 चले गए। यहां पर देखा तो पहले में 2 चले गए और दूसरे में 8 चले गए और तीसरे वाले में 7 चले गए। कहने का मतलब बस हमारा यही है कि आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है तो उसमें अगर हम देखें तो 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है और 7 यहाँ पर है। तो आउटर मोस्ट अगर आप कॉलम सेम ले रहे हो तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो हमेशा सेम होने वाला है। वैलेंस का मतलब कि कुछ नहीं है, जो बॉन्ड बनाएंगे। भाई अंदर वाला इलेक्ट्रॉन तो किसी से जाके रिश्ता नाता बना नहीं सकता, क्योंकि पहले बाहर वाले को जाना पड़ेगा ना, तो फिर अंदर वाले का नंबर आता है। तो इसलिए बाहर वालों का जो नंबर है वो हर बार सेम होता है। आगे बढ़ सकते हैं अपन यहां से। ये देखिए ये वाली कौन सी पीरियोडिक टेबल है, ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है जो अपन देख चुके हैं पहले ही। मैंने आपको बोला था कि ये इसको काफी फॉर्मेट्स में लिखते हैं ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। क्या कंफ्यूजन क्रिएट होता है, यहाँ पे मैंने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल क्यों डाली है, ध्यान देना कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स या जो कॉलम्स हैं उनका नंबर कितना है, हमारे पास में 8 कॉलम्स हैं। और जो हमारे पास में क्या है, रोज हैं या जो पीरियड्स हैं हमारे पास में, तो वो पीरियड्स पी से लिख रहा हूं मैं, वो कितने हैं हमारे पास में 7। आप हमारी बुक में काउंट करोगे ना तो उसमें 6 ही थे, पहले बताया था मैंने आपको। यहां देखो आप 1 2 3 4 5 6 7। बात दरअसल क्या है, ये जो भी आपको रेड, ये जो पिंक वाले एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना, पिंक डब्बे में जो हैं, वो पिंक वाले एलिमेंट्स मेंडलीव के टाइम पर मिले ही नहीं थे। आई बात समझ में? तो ये नहीं मिले थे। और जो 7th वाला हमारे पास में जो रो है उसमें केवल और केवल 2 ही हमारे पास में एलिमेंट्स थे, थोरियम और यूरेनियम। तो ये केवल उस वक्त 2 ही थे, ये बाकी बाद में एडजस्ट हुए। तो ये आपको याद रखना है कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स थे, कितने पीरियड्स थे, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं और कितने पीरियड्स हैं। ये एग्जाम में हमसे पूछा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं अपन क्या है हमारे पास में कि नंबर ऑफ शेल जो है ना वो इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम किसी भी ग्रुप में डाउन में जाते हैं। ऐसे अगर हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे मूव करते हैं ना तो नंबर ऑफ जो हमारे पास में शेल है वो इंक्रीज होता है। देखो हाइड्रोजन से जब नीचे गए लिथियम में तो पहले 1 शेल था, अभी 2 हो गए। फिर जब उससे नीचे गए तो फिर 2 से 3 हो गए। फिर जब उससे नीचे जाएंगे तो 3 से 4 हो जाएंगे। और ये हर शेल में होगा, ऐसा नहीं है कि केवल मैंने फर्स्ट शेल का एग्जांपल लिया है तो आप बोलो कि नहीं सर आपने तो एक का लिया। फ्लोरीन क्लोरीन में देख लो, 17th है वाला तो ये तो ग्रुप, उसमें आप जा रहे हो फ्लोरीन से क्लोरीन पर ऊपर से नीचे, तो यहाँ 2 हमारे पास में क्या है, शेल्स हैं, यहाँ पर 3 हो जाते हैं हमारे पास में। तो बहुत सिंपल सी बात है। और आप यहाँ देखो फिर आगे हमें कह रहा है एज वी मूव राइट फ्रॉम लेफ्ट इन एनी स्पेसिफिक पीरियड। अगर हम क्या करें, किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट यूं चलें, किसमें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है, मेंडलीव वाली की बात नहीं हो रही, मॉडर्न की बात हो रही है। वो मेंडलीव वाली मैंने अलग कारण से दिखाई दी अभी आपको। तो स्पेसिफिक पीरियड द नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स द सेम, जो नंबर ऑफ शेल है वो सेम रहता है, लेकिन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक नंबर से इंक्रीज हो जाता है और एटॉमिक नंबर भी जो है वो एक नंबर से इंक्रीज हो जाता है। तो यहां देखो इसका क्या मतलब है कहने का
कि अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोग क्या करें, जैसे सेकंड वाला हमारे पास में मान लो वो है पीरियड है, तो उसमें हम लेफ्ट से राइट चल रहे हैं ऐसे, फिर यहाँ लिथियम है सबसे पहले, और फिर लिथियम के बाद क्या है हमारे पास में बेरिलियम है, फिर गैप है काफी सारा बीच में, यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है, काफी बड़ा गैप है, और फिर हमारे पास में बोरोन आता है, फिर कार्बन है। तो यहाँ देखो कहने का क्या मतलब है, लिथियम के पास 2 शेल हैं, इसके पास भी 2 ही शेल है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं होता। जब अपन लेफ्ट से राइट जाते हैं ना किसी भी हमारे पीरियड में, तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं होता। अच्छा क्या इंक्रीज होता है, तो देखो नंबर इंक्रीज हो जाता है। ये लिथियम 3 नंबर पर आता है, बेरिलियम कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर आता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और अंदर 4 प्रोटॉन्स हैं। क्या इंक्रीज हुआ, यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन थे, यहां कितने हो गए, 4 हो गए, यहां 3 प्रोटॉन थे, यहां कितने हो गए, 4 प्रोटॉन हो गए। फिर यहां से जब बोरोन पर गए तो बोरोन 5 नंबर पर आता है, इसके पास में 5 प्रोटॉन है और 5 क्या है, इलेक्ट्रॉन है, फिर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया देखो। फिर आगे गए हम लोग, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये 6 पर आता है कार्बन, कार्बन के पास में 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, फिर एक बढ़ गया इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब है बढ़ते जाएंगे, इसके पास में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 प्रोटॉन होता है, फिर बढ़ गया एक, और आगे जाओगे, और यहाँ इलेक्ट्रॉन सच में बढ़ाते भी जा रहे हैं अपन। देखो ये 2 यहाँ थे पहले ग्रीन वाले, फिर 2 बाहर वाले ऑर्बिट में है, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 3 बाहर वाले ऑर्बिट में। बाहर वाले ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन जो है इंक्रीज होता जा रहा है। और इसको जब अपन और आगे खसका के भी देखते हैं ना, तो देखो हमारे पास में ऑक्सीजन आता है, फ्लोरीन आता है, नियॉन आता है ना। अब देखना यहाँ पर ध्यान देना, ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8, 2 अंदर आ गए, 6 बाहर आ गए। फिर यहाँ पर फ्लोरीन के पास में कितने हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 अंदर आ गए, 7 बाहर आ गए, 7 सेकंड वाले ऑर्बिट में आ गए। यहाँ पर नियॉन के पास में कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 अंदर वाले ऑर्बिट में आ गए और 8 जो है वो बाहर वाले ऑर्बिट में आ गए। अब उसके बाद हम आगे चल रहे हैं, अगला हमारे पास में एलिमेंट है सोडियम, जो कि कितने नंबर पर आता है, 11 नंबर पर आता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, 8 यहाँ चले गए, क्यों, क्योंकि जो सेकंड ऑर्बिट है n = 2 जो है, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, L वाला ऑर्बिट, तो L ऑर्बिट में केवल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना पॉसिबल है, 8। तो 2 यहाँ आ गए, 8 यहाँ आ गए, कितने हुए, 10। एक इलेक्ट्रॉन अब भी बच गया, वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा, तो क्योंकि नया शेल ऐड होने की जरूरत है। अब देखो मैं उछल ही गया, इतना खुश हो गया मैं। तो इसीलिए ये वाला जो है ना सोडियम, ये इस पीरियड में ही नहीं है, एक पीरियड में, क्योंकि सभी एलिमेंट्स जितने भी हैं उन सबके पास सेम नंबर ऑफ शेल है, लेकिन इसको एक शेल और चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन जा नहीं रहा ना, कहाँ जाएगा ये, तो फिर इसलिए हम यहां पर बनाते हैं जब सोडियम को, तो यहां आप देखो एक और शेल ऐड हो जाता है, और जैसे ही शेल नया ऐड होता है नया पीरियड चालू हो जाता है। फिर इस पीरियड में जितना अपन चलोगे ना आप आगे, जैसे 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 जब तक खत्म नहीं होता तब तक नंबर ऑफ शेल 3 ही रहेंगे इसमें भी। जैसे ही 4th वाला शेल ऐड होगा नया एलिमेंट इसके नीचे आ जाएगा, ये कहने का मतलब है। तो यहां देखो, द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप, जैसे हम नीचे जाते हैं नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है, और जब हम राइट जा रहे हैं लेफ्ट से तो नंबर ऑफ शेल सेम रहता है, लेकिन जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एक एक करके इंक्रीज होता रहता है। एग्जाम्पल हमें यहाँ दे रखा है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, और ये जो ऑर्गन है हमारे पास में, ये सारे के सारे 3rd पीरियड में है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और इनमें जो सारे इलेक्ट्रॉन है वो 3 शेल्स में होते हैं, KLM। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ देखो आप, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो इसमें ये सोडियम, मैग्नीशियम, फिर हमारे पास में एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, तो ये सारे जो है ना इनके पास में कितने नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, 3। दे हैव ओनली 3 नंबर ऑफ शेल्स। इन सबके पास ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहा है एक एक करके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले ऑर्बिट में, लेकिन नंबर ऑफ शेल सेम है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं, और ये बहुत सिंपल है, ये लास्ट क्लास में अपन चर्चा कर चुके थे, इस पर डिस्कशन कर चुके हैं अच्छा खासा, कि मैक्सिमम नंबर किसी भी शेल में कितना हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या था, 2n², और ये किसने दिया था, नील्स बोर ने दिया था। अपन डिस्कस कर चुके थे वैलेंसी वाले टॉपिक पर, अपन अच्छे से इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो K वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 2। उसके बाद हमारे पास में L वाले शेल में, 2 नंबर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 8। फिर आगे हमारी किताब में लिखा हुआ है
कि द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ पीरियड हैव 8, 18, 18, 32, 32 एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली। भाई कायदे से अगर अपन मान लो ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं 2n² वाला, तो n जब 3 होता है तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आता है 18। यहाँ 3 स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, 9 2 18 आएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है आपसे कि थर्ड वाले ऑर्बिट में तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए मैक्सिमम, लेकिन हमें बुक में क्या लिख करके दिया है कि थर्ड वाले पीरियड में भी कितने ही आते हैं, 8 ही आते हैं। तो आपको तो गुस्सा आ गया होगा फिर कि फिर हमें गलत गलत क्यों पढ़ा रहे हो, गलत गलत क्यों सिखा रहे हो। लेकिन इसी लाइन की अगली लाइन हमारी किताब में लिखी हुई है कि ये शिक्षा जो है, ये नॉलेज जो है आपको हायर क्लासेस में देंगे। तो मैं नहीं दे रहा अभी आपको ये वाला हायर नॉलेज। अभी आपको याद रखना है कि पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे में फिर से 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चौथे में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, इससे आगे जाने की जरूरत आपको 10th तक नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट पेज पर अपन देख रहे हैं कि ये हमारी बुक में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। ये बोल रहे हैं कि अब तो आप पढ़ लिख लिए हो, होशियार हो गए हो, 10th का एक चैप्टर होने वाला है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो नई वाली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हमारे पास में, जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कमियां थी ना, जो लिमिटेशंस थी, वो यहाँ पर दूर हो गई हैं। देखो कैसे। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ आर द पोजीशंस ऑफ कोबाल्ट एंड निकल रिजॉल्व्ड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम को समझना, अपने आप आपको जो है इसका सॉल्यूशन भी समझ में आ जाएगा। मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में क्या किया था, ऐसे लिखा था कोबाल्ट लिखा था, फिर उसके आगे लिखा था निकल। सही किया था उन्होंने, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी, कोबाल्ट का मास होता है लगभग 58.9 और निकल का मास होता है 58.7। अब उनका लॉ क्या था कि हमें एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के सीक्वेंस में जमाना है। तो फिर प्रॉपर्टीज तो इनके ऊपर नीचे वाले जो एलिमेंट्स थे उनसे मिल रही थी कोबाल्ट और निकल की। तो मेंडलीव ने कहा सही है, लेकिन फिर उनको लोगों ने कहा भाई फिर आपका लॉ खराब हो रहा है ना, आपने तो बोला इंक्रीजिंग, तो ये तो डिक्रीजिंग एटॉमिक मास हो गया। आगे जा रहे हो तो ये बाद में आना चाहिए, ये पहले आना चाहिए। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये वाली प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो गई। क्यों सॉल्व हो गई, क्योंकि कोबाल्ट कितने नंबर पर आता है, 27 पर आता है, और निकल कितने नंबर पर आता है, 28 पर आता है। तो पहले ऑब्वियस सी बात है कम एटॉमिक मास वाले को लिखा है अपन ने, फिर ज्यादा एटॉमिक मास वाले को लिखा है। तो ये प्रॉब्लम अपने आप बाय डिफॉल्ट जो है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सॉल्व हो गई। समझे। सेकंड क्या है, हाउ आर द पोजीशंस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स डिसाइडेड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। मैंने आपको बताया था आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स थे छोटे भाई बहन, जैसे छोटे तो क्या मतलब लगभग बराबर के भाई बहन है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स थे, एक तो था हाइड्रोजन अपने आप में खुद, फिर था ड्यूटेरियम और फिर था ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन जो है इसके पास में अपन अगर देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन था 1, न्यूट्रॉन था 0। यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन था हमारे पास में कितना, 1, न्यूट्रॉन भी 1, और यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जो है, न्यूट्रॉन जो है वो 2 था बल्कि। तो मास में चेंज आ रहा था, यहाँ पर मास था हमारे पास में 1, यहाँ पर मास है हमारे पास में 2, यहाँ पर मास है हमारे पास में 3 U या 3 एटॉमिक यूनिट जिसको हम लोग बोलते हैं AMU। तो कहने का मतलब यह है कि इनको हम जगह कैसे दे रहे थे, दे नहीं पा रहे थे इनको हम जगह किसकी पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में। क्यों, क्योंकि मास तीनों का अलग है और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में तो हमें एलिमेंट्स को मास के हिसाब से जमाना था, तो इनको जगह नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब नई वाली पीरियोडिक टेबल में प्रॉब्लम ही खत्म हो गई, क्योंकि मास के हिसाब से किसी को जगह ही नहीं देनी, और देनी किसके हिसाब से, नंबर ऑफ प्रोटॉन के हिसाब से। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 1 ही है ना तीनों में, तो तीनों को एक ही जगह मिली, बात ही खत्म हो गई। हाइड्रोजन की जगह पे ही है बस, सारे के सारे बात खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे, इज इट पॉसिबल टू हैव एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 1.5 प्लेस्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हीलियम। भाई देखो मास में तो क्या था कि कभी मास आ रहा है हमारे पास में 25.7, 58.9, 58.7, गड़बड़ हो रही है। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन के साथ में ये प्रॉब्लम भी खत्म हो गई। बोला कि प्रोटॉन का तो कभी आप टुकड़े कर ही नहीं सकते, प्रोटॉन के 2 टुकड़े थोड़ी कर सकते हो आप। तो इसका मतलब अगर पहले 1 नंबर वाला प्रोटॉन एलिमेंट है तो अगला 2 वाला होगा, क्योंकि एक प्रोटॉन के बाद सीधा 2 प्रोटॉन होंगे, 2 के बाद 3 होंगे, 2.5, 3.5, 4.5 तो कभी भी नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम भी अपने आप ही सॉल्व हो गई। क्लियर हो गया कि हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में कोई और एलिमेंट नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि प्रोटॉन तो 1 के बाद 2 होगा और वो हो चुका है, 1 के बाद 1.5 थोड़ी होगा। तो ये बात भी क्लियर हो गई थी। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर,
वेयर डू यू थिंक शुड हाइड्रोजन बी प्लेस्ड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? देखो हाइड्रोजन के साथ सेम प्रॉब्लम आज भी है जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में थी ना, कि उनको एल्कलाई मेटल के साथ रखें, मतलब सोडियम और पोटेशियम वाले उसमें रखें कॉलम में, या इनको हम लोग फ्लोरीन क्लोरीन के साथ में रखें जो कि क्या है हमारे पास हेलोजन। ये बताया था आपको लास्ट लेक्चर में। मेंडलीव के जो थी ना टेबल में प्रॉब्लम हाइड्रोजन को लेकर के, सेम प्रॉब्लम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी है। मतलब आप मानोगे नहीं, जो स्टूडेंट्स लोग हैं ना वो हाइड्रोजन को आवारा तत्व बोलते हैं, कहते हैं आवारा घूमता रहता है इधर से उधर, इसका कुछ फिक्स ही नहीं है अभी तक। तो वो प्रॉब्लम आज भी है, बुक में भी लिखा हुआ है कि वो प्रॉब्लम तो आज भी बनी हुई है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये ट्रेंड्स हैं, ये लगभग लास्ट टॉपिक है जो हमें समझना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक ट्रेंड हमें देखने को मिलता है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। छोटे क्वेश्चन होते हैं, समझ जाओगे आप। साइज एटम का, जो एटम का साइज है ना वो डिक्रीज होता है जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी स्पेसिफिक पीरियड में लेफ्ट से राइट साइड मूव करते हैं। अच्छा, उसके लिए देखो यहाँ इमेज दिखा रखी है अपन ने। जैसे लिथियम से आप आगे गए, बेरिलियम पे गए, बोरोन पे गए, कार्बन पे गए, नाइट्रोजन पे, ऑक्सीजन पे, फ्लोरीन पे, नियॉन पे, तो ये साइज देखो एटम का छोटा 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 होता जा रहा है। समझ में आ रही है? अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, और ये सभी पीरियड्स में होता है ऐसा। तो ऐसा क्यों हो रहा है आप लोग यहाँ समझो। जैसे हम लिथियम से बेरिलियम पे जा रहे हैं, बेरिलियम से बोरोन पे जा रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी तो बढ़ रहा है और बाहर वाला शेल तो वहीं का वहीं है, उसमें बस एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता है। लेकिन जो अंदर वाले सारे प्रोटॉन है ना, वो एक एक इलेक्ट्रॉन को सब फोर्स लगा करके खींच रहे होते हैं। क्यों खींच रहे होते हैं? क्योंकि आपको पता है प्लस जो है ना वो माइनस को अपनी तरफ खींचता है, या प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो ये प्लस प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन जो माइनस है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, और इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है। तो ये क्योंकि सारे के सारे चार्ज खींचते हैं उसको ऐसे, तो ये ना जैसे जैसे प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं, प्लस चार्ज बढ़ता जाता है, पावर बढ़ती जाती है, फोर्स बढ़ता जाता है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर वाले ना वो पास में आ जाते हैं। फिर थोड़े आई बात आपको समझ में? तो जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे, चार्ज जो है न्यूक्लियस में वो बढ़ता जाएगा, और जो बाहर वाला शेल है उसके इलेक्ट्रॉन्स पास आते जाएंगे। और सेकंड पॉइंट हमारे पास में यहाँ पर साइज को लेकर समझने वाला क्या है कि जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ जाता है। अच्छा, क्यों बढ़ता है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में नया शेल ऐड हो जाता है, तो नया शेल तो फिर दूर होगा ना, तो साइज तो बढ़ ही जाएगा। समझ में आई? लेकिन ये भी है, चार्ज यहाँ पर भी बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पर तो एक ही प्रोटॉन है, यहाँ पर 3 प्रोटॉन है, यहाँ पर 11 प्रोटॉन है, लेकिन क्योंकि शेल बढ़ रहा है ना, तो शेल नया शेल दूर होता है, तो इसलिए साइज ऐसे तो बढ़ता है लेकिन ऐसे जाने पर कम होता है। ये बस आपको ध्यान रखना है। तो ये देखो सेकंड पॉइंट है यहाँ पर, ये वाला यहाँ देख पा रहे हो, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है जब हम नीचे जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं। क्लियर हुई आपको वाली बात? और फिर उसके बाद में हमारे पास में है साइज ऑफ एटम पर ही ये लिखा हुआ है, हमारी बुक में साइज दिए हुए हैं। ठीक है, एटॉमिक साइज है क्या बाय द वे? बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे मान लो एक एटम को हम क्या मान के बैठे हैं, ऐसे सर्कुलर, तो बोल रहे हैं उसके न्यूक्लियस से, उसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ना हमारे पास में, न्यूक्लियस से सबसे बाहर वाला जो शेल है वहां तक की जो रेडियस है ना, उसी को हम लोग साइज कंसिडर करते हैं एटम का। ये हमें बुक में लिख करके दिया है समझाने के लिए। कैसे मेजर होता है ये आपको बड़ी क्लासेस में सिखाएंगे। जैसे अभी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, इसमें अगर कार्बन के एटम्स हैं इस रिमोट में, क्योंकि ये प्लास्टिक है, पॉलीमर होगा, कार्बन होंगे, तो इसका अगर मैं इतना सा टुकड़ा भी ले लूँ ना, तो उसमें भी करोड़ों एटम्स हैं कार्बन के, बहुत छोटा है एटम। अच्छा, ये साइज लिखा हुआ है देखो, ये साइज की यूनिट है हमारे पास में, क्या यूनिट है? पिकोमीटर। इसको क्या बोलते हैं? पिकोमीटर। जैसे किलोमीटर होता है, किलोग्राम होता है, तो जो के होता है ना किलो का, उसका मीनिंग होता है 1000। वैसे ही पिकोमीटर का जो पी है हमारे पास में, पी एक नंबर है जिसका मतलब होता है 10 की पावर -12। और -12 का क्या मतलब है? पावर का 10 की पावर, कि आप 1/10 की पावर 12 से भाग दे दो, डिवाइड दे दो। ये नंबर माइनस में नहीं होता, नंबर पॉजिटिव ही होता है। तो जैसे देखो हाइड्रोजन का हमारे पास में रेडियस दे रखी है, कितनी दे रखी है? 37 पिकोमीटर दे रखी है। अब देखो ये हमें बता रहे हैं कि अगर हम ऐसे चलेंगे ना किसी भी पीरियड में, तो साइज जो है छोटा होता जाएगा। देखो आप, लिथियम 152 पिकोमीटर, बेरिलियम 111, छोटा हो गया। बेरिलियम से बोरोन पे जा रहे हो तो 88 और छोटा हो गया। कार्बन और छोटा है, नाइट्रोजन और छोटा है, और ऑक्सीजन और भी छोटा है।
लेकिन आप यही अगर क्या करो, किसी आप ऊपर से नीचे उसमें जाओ, ऊपर से नीचे आप जा रहे हो किसी ग्रुप में, कॉलम में, तो लिथियम के बाद सोडियम है, देखो बड़ा हो गया 152, फिर 186 पिकोमीटर, यूनिट जरूरी है यहाँ पे। सोडियम के बाद पोटेशियम, फिर पोटेशियम के बाद रुबिडियम, फिर सीजियम, आप देखोगे ना इन सबका साइज बड़ा होता जा रहा है, 231, 244, 262, और उसको अपन ने बड़ा करके भी लिखा है जूम करके ताकि आप देखो उसको। क्लियर हुई आपको ये वाली बात? बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कंसेप्ट है। फिर इसके बाद में हमारे पास में मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी दे रखी है, जो कि बिल्कुल लास्ट पॉइंट है। बस खुश हो जाओ, डांस करना शुरू कर दो, छुट्टी होने वाली है, आप लोग 9-2-11 हो जाओगे छुट्टी होने के बाद में। खैर मतलब पढ़ोगे घर पे जाके भी, मेरे को पता है आप सब बहुत मेहनत करते हो। तो मेटल और नॉन मेटल, तो पहले आप समझो मेटल क्या है और नॉन मेटल क्या है। अब भी वैसे तो हम चैप्टर पढ़ेंगे, पूरा का पूरा 3rd चैप्टर है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, लेकिन तब तक आप एक बात मन में ध्यान रखो, केमिकली मेटल्स वो हैं जो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं कि अरे आप ले लो इलेक्ट्रॉन, मेरे पास एक्स्ट्रा है, आप खुश रहो, वो मेटल है। जो इलेक्ट्रॉन देकर के इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाता है, मतलब खुद कैसे हो जाता है, प्लस हो जाता है, हा। और नॉन मेटल कौन है? जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं और कैसे हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव माइनस चार्ज आ जाता है उनके पास में। ये याद रखो, बाकी डिटेल में पढ़ेंगे अपन बाद में। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो मेटल्स हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम है, वो हमारी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पर जो है जमे हुए हैं नई वाली पीरियोडिक टेबल में। जबकि जो नॉन मेटल्स हैं, जैसे कि कौन हमारे पास में, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नियॉन हो गया, ये सारे के सारे राइट साइड पर हमें मिलते हैं पीरियोडिक टेबल के। और बीच में हमें एक ऐसी जिगजैग लाइन मिलती है, हमें टेढ़ी मेढ़ी लाइन मिलती है, जिस पर हमें क्या मिलते हैं, सेमी मेटल मिलते हैं, या इनको हम लोग मेटलॉइड्स भी बोलते हैं। क्यों? सेमी का मतलब होता है आधे, मतलब आधे मेटल है, या मेटलॉइड का भी मतलब क्या है, दोनों की प्रॉपर्टीज है उनमें, वो मेटल के जैसे भी हैं थोड़े थोड़े, और थोड़े थोड़े नॉन मेटल के जैसे भी हैं। क्यों? क्योंकि उनमें दोनों की प्रॉपर्टीज है, सिंपल सी बात है। तो बीच में हमें थोड़े से ये वाले एलिमेंट्स भी मिलते हैं। देखो अपने को कैसे मिलते हैं ये, यहाँ पर अगर पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये इस तरफ सारे हैं हमारे पास में मेटल्स, यहां से लेकर के ये सारे मेटल्स हैं यहां तक। फिर यहां पर अगर हम देखें ना, तो ये सारे नॉन मेटल्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये वाले। और ये जो जिगजैग जेड वाली लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, ये ग्रीन वाले, ये क्या क्या है हमारे पास, मेटलॉइड्स हैं। ना तो ये पूरे मेटल हैं और ना ही ये पूरे नॉन मेटल्स हैं, बीच में फंसे पड़े हैं, ये दोनों ही हैं, ठीक है। और जर्मेनियम वही है, आपको ध्यान हो तो अपने वो नहीं, घर पे आजकल सोलर पैनल लग रहे हैं, वो धूप की ऊर्जा अपन लेते हैं, एनर्जी है ना, सोलर एनर्जी, तो ये वही उसमें काम आता है ये वाला। क्लियर हुई आपको ये वाली बात? मेटलॉइड है क्या, उसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, आप कॉपी में लिखना चाहें तो। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक जिगजैग लाइन है अभी जो दिखाई आपको, टेढ़ी मेढ़ी, जो कि क्या मेटल्स को नॉन मेटल से सेपरेट करती है। जो बॉर्डर लाइन है एलिमेंट्स की, उसमें कौन कौन है, बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेल्यूरियम है और पोलोनियम है। ये इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज रखते हैं किसकी, मेटल्स की भी, मतलब दोनों की प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल की भी, और इनको ही हम लोग सेमी मेटल्स या क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, मेटलॉइड्स। तो चलिए, तो फिर उसके बाद लास्ट बात अपनी आ गई है कि यार थोड़ा दिमाग लगाओ आप लोग, क्या कह रहे हैं, जो मैंने आपको समझाया था, मेटल्स जो है उनकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की, और उससे लूज करके वो बॉन्ड बनाते हैं, और उसी लिए उनको क्या बोलते हैं, कैसे होते हैं वो नेचर में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। तो ये वाला एक बार आप समझ लो कैसे कह रहा हूं मैं आपको। जैसे सोडियम और क्लोरीन है, NaCl है हमारे पास में, यहां बना लेते हैं अपन। तो सोडियम एक मेटल है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इसके लास्ट वाले ऑर्बिट में एक्स्ट्रा होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। तो अब इसके पास में 11 नहीं बचते इलेक्ट्रॉन, अब कितने बचते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। जबकि इसके पास में अगर हम अंदर प्रोटॉन्स देखें तो प्रोटॉन्स तो अब भी 11 ही है। तो अब आप अगर इस पर चार्ज कैलकुलेट करना चाहो, इस पर आप चार्ज देखना चाहो कि अब इस पर नेट चार्ज कितना है, पहले तो कितना था, +11 प्लस -11, तो 0 हो जाता था, लेकिन अब हमारे पास में कितना है, 11 तो प्लस है, लेकिन माइनस का हमारे पास में कितना है, 10, तो आंसर क्या आता है, +1। तो ये कैसा बन गया, +1, तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं कि Na+1, ये क्या बन गया, एक चार्ज बन गया,
और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है नेचर में, आप देखो पॉजिटिव है। वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन कौन ले लेता है, क्लोरीन ले लेता है, तो उसके पास -1 हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रो नेगेटिव हो जाता है नेचर में। और अब क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है और एक बॉन्ड बन जाता है, जिसको हम लोग खाते हैं मस्त खाने में डाल करके, और इसको हम लोग बोलते हैं नमक, और या टेबल सॉल्ट इसको हम लोग कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। फिर उसके बाद आप यहाँ पर एक चीज देखना, यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में, ये देखो ये मिटा रहा हूं मैं इसीलिए, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग क्या होता है किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट पर जाते हैं ना, तो ये टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है। मैं आपको एक काम करता हूं, मैं डायरेक्टली आपको समझा देता हूं, फिर ये मीनिंग इसका आप पढ़ते रहना कि क्या है लाइन। आप ये सोचो, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जा रहे हो किसी भी पीरियड में, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा हो रही है। क्यों हो रही है ज्यादा? क्योंकि ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन बहुत पास में है तो जोर से खींच रहा है, बाहर नहीं जाने देगा उसको। फिर यहाँ पे क्या है कि ये वाला जो प्रोटॉन है वो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को थोड़ा कम खींच पा रहा है। मतलब वही है कि पापा यहाँ बैठे, आप यहाँ बैठे हो, तो पापा ने पकड़ रखा है आपको, और आप ना वहां से छुप करके अपने दोस्त के घर निकल के नहीं जा सकते, पापा ने खींच रखा है आपको एक इनविजिबल फोर्स से। लेकिन आपका रूम है ऊपर और आपके दोस्त जो है बगल वाली छत में ही है, पापा बैठे हैं नीचे, फोर्स तो कम हो गया ना? फोर्स है, मतलब आप इस वाले दोस्त के घर से ज्यादा दूर नहीं जाओगे, क्योंकि आवाज आएगी तो वापस घूम के आ जाओगे, कहने का मतलब है। लेकिन वही पापा अब ऑफिस में बैठे हैं, आप घर पे बैठे हो मस्त ऐसे मूवी चला के पॉपकॉर्न, फोर्स कम, घूमने चले गए दोस्त के साथ में, अभी तो कोविड है कहीं नहीं जाना खैर। तो जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो तो जो एक्सटर्नल ऑर्बिट है वो बहुत दूर जा रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन भी दूर जा रहे हैं, तो फोर्स क्या होता है, कम हो जाता है। फोर्स कम होता है मतलब इलेक्ट्रॉन आराम से बाहर जा सकता है। कोई भी आएगा और इलेक्ट्रॉन आ जाओ चलते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, चला जाता है साथ में, इजीली चला जाता है। तो इसीलिए अच्छा मेटल मिलेगा जब आप कहां से कहां जाओगे, किसी भी पीरियड में ऊपर से, सॉरी किसी भी कॉलम में ऊपर से नीचे जाओगे, मतलब कॉलम में ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज होती है। गेटिंग इट? किसी भी जो है हमारा कॉलम है उसमें ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, या इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी जो है वो बढ़ती है। जबकि अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है, रिड्यूस होती है। क्यों? क्योंकि साइज छोटा होता जाता है। ये तो मैंने इक्वल बना दिए साइज में, लेकिन वैसे इनका साइज कैसा होता जाता है, छोटा 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 होता जाता है। और जितना पास में जाएंगे ना तो उतना ही फोर्स ज्यादा लगेगा, फोर्स ज्यादा लगेगा तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा सकता फिर। और इलेक्ट्रॉन अगर बाहर आसानी से नहीं जा सकता मतलब वो अच्छा नॉन मेटल है, मेटल नहीं है वो। अच्छा मेटल कौन सा है? जिसमें से इलेक्ट्रॉन आराम से बाहर जा सकता है। तो बस यहां पर हमने यही लिखा है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब कहने का मतलब है हमारे पास में यहां पर कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब अंदर जो प्रोटॉन है ना, तो प्रोटॉन का जो चार्ज है वो न्यूक्लियर का चार्ज है। न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव चार्ज है वो वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास उन पर एक्ट कर रहा है, और वो उन पर जो फोर्स है ना वो इंक्रीज कर देता है। ठीक है? कब? जब अक्रॉस अ पीरियड, जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो फोर्स बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉन पास आते जाते हैं, इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है वो डिक्रीज हो जाती है। मतलब जो मेटेलिक बिहेवियर होता है वो कम हो जाता है। कौन सा बिहेवियर हमें राइट हैंड साइड मिलता है? नॉन मेटल का। लेफ्ट हैंड साइड कौन सा मिलता है? मेटल का। नीचे हमें अच्छा मेटल मिलता है, ऊपर हमें बेकार मेटल मिलता है। कहने का मतलब बस इतना सही है। और फिर यहां पर हम लोग कह रहे हैं डाउन द ग्रुप, कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है experienced by valence electrons is decreasing because the outermost electrons are far away. फोर्स वहां भी लग रहा है लेकिन फोर्स कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो काफी दूर हैं न्यूक्लियस से, और इसीलिए जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बढ़ती हैं। इट्स वेरी सिंपल। बाकी जब हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे तो और अच्छे से आपको ये चीजें और एक्सप्लेन करेंगे अपन। नॉन मेटल्स क्या है? दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं नेचर में, मतलब इलेक्ट्रॉन लेकर के माइनस चार्ज लगा लेते हैं अपने ऊपर। इनके ऊपर हमें डिटेल में पढ़ना है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगर मैं कोई टॉपिक थोड़ा सा जल्दी ले रहा हूं तो बिकॉज वो हमारे कभी बाद में हमारे फेस टू फेस होने वाला है वापस से इसी बुक में। तो यहां पर बस हम कह रहे हैं
कि ये कैसा बॉन्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन लेकर के, गेन करके बॉन्ड बनाते हैं। और ट्रेंड्स क्या है हमारे पास में, नेगेटिविटी दिखती है हमें, नॉन मेटल्स आर फाउंड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में। और कहां पर, ऊपर जितना हम जाएंगे पीरियोडिक टेबल में उतना अच्छा नॉन मेटल मिलेगा, जितना नीचे जाएंगे उतना ही बेकार नॉन मेटल हमें मिलता है। सिंपल सी बात है। तो थैंक यू सो मच, जल्दी से मिलते हैं अपन अब नेक्स्ट लेक्चर में और करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए बाय बाय।